हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टेस्ट नंबर 5 है। तो इससे पहले वाले जो टेस्ट नहीं देखे उनको क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना इस चैनल के, वहां पे सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको देख लेना। एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिड्यूस सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसलिए आज का जो चैप्टर है हम लोग का वो है कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर। तो चैप्टर में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक काम करना है, वो क्या करना है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका फायदा हो सके। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लूकोज एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए किसका एग्जाम्पल है, तो सिंपल सा बता सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो वो आज अगर रखेंगे तो C6H12 और वो 6 होता है। तो C6H12 वो 6 होने के कारण ये कार्बन इसमें कितना है, 6। तो अगर ऐसा 6 रहे तो इसको याद रखना है कि ये क्या होगा। देखिए यहां पे ऑप्शन दिया एल्डो टेट्रोज, मतलब 4 कार्बन वाला, एल्डो पेंटोज 5 कार्बन वाला, एल्डो हेक्सोज तो देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन वाला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, क्योंकि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि विच एंजाइम्स हेल्प इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज। सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं? कौन से एंजाइम के उपयोग करके सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो इसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम होता है। तो एंजाइम आपका इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम के को ही हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड, टोटल कितने एमिनो एसिड्स होते हैं जो पूरे नेचर्स में पाए जाते हैं? तो टोटल नेचुरली अकरिंग जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं। उसमें से 10 जो होता है इसेंशियल होता है और 10 जो होता है नॉन इसेंशियल होता है। 10 इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि वैसे एमिनो एसिड्स जिसका हम लोग बॉडी में खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, जिसको बनाने के लिए क्या होता है कि जिसको जैसे हमारी बॉडी को तो जरूरत है, बट वो एमिनो एसिड क्या है हमारी बॉडी में खुद ब खुद नहीं बन पा रहा है। तो वो सारे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे अन्य माध्यमों से, जैसे भोजन के द्वारा या और भी किसी चीज़ों के माध्यम से उसको हम लोग लेते हैं। तो वैसे एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। और कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितने, 20। अगर पूछे कि इसेंशियल कितने तो क्या बताना है, 10। नॉन इसेंशियल कितने, 10। तो टोटल 20 एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च। मोनोमेरिक यूनिट्स जो होता है स्टार्च का वो कौन सा होता है? तो सिंपल सा मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज को कहा जाता है। स्टार्च का मोनोमेरिक यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज का होता है। ये सारे चैप्टर में आपको याद रखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है? तो इसको दिमाग में सेट करके रखिए। ग्लूकोज जो होता है मोनोमेरिक स्टार्च का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुक्रोज को ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करते तो क्या क्या चीज़ें प्राप्त होगा? तो सुक्रोज जो है, तो सुक्रोज क्या होता है, C12H22 वो 11 ऐसे होता है। इसको अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या बनता है, C6H12 वो 6। यही कितने बार बन जाएगा, 2 बार। C6H12 वो 6 ये 2 बार बन जाएगा। एक जो होता है वो ग्लूकोज होता है, एक क्या हो जाता है, फ्रूक्टोज। तो इसको क्या कह सकते हैं कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रूक्टोज। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का C नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज दोनों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन सी इज ए कंपाउंड कॉल्ड। विटामिन सी जो है वो किसका कंपाउंड है, कंपाउंड कॉल्ड किसका होगा? तो विटामिन सी के लिए देखिए याद रखना होगा। तो विटामिन सी के लिए जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपका जो सी नंबर है वो क्या आता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी से कहाँ से आता है, एस्कॉर्बिक से। अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए से, तो ए से क्या हो जाता है, आपका हो जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए से रेटिनॉल, RATINOL। इसको याद रखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव 100% रहता है।
बी से अगर बोले तो बी से हम लोग कह सकते हैं जैसे नियासिन हो जाता है, NIACIN नियासिन, या बायोटीन, या कहते हैं फॉलेट। ये 2-3 गो में से कोई एक याद रखना है। विटामिन सी से आपका हो गया एस्कॉर्बिक, और विटामिन डी से हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, या हो गया कैल्सीफेरॉल, ये सारा हो जाता है। तो देखिए विटामिन ए से रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी से नियोसिन, या क्या होगा विटामिन सी से एस्कॉर्बिक होता है। यहाँ पे क्या दिया विटामिन सी वाला कौन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से। मतलब विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड्स वाले कंपाउंड जैसे आंवला ये सब है उससे क्या होता है विटामिन सी प्राप्त होता है। तो विटामिन सी के लिए हम लोग को आज क्या रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट वन, सैक्रिन इज यूज्ड है। सैक्रिन का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो देखिए एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, एंटासिड नहीं, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, स्वीटनर। इसको मीठा करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सैक्रिन का। जैसे गाजर ये सब कम मीठा होता है तो उसमें क्या करता है किसान लोग उसमें डाल देता है। तो जैसे वाटर में क्या किया कि ये सैक्रिन को डाल दिया, फिर उसमें क्या किया कि गाजर को डाल दिया, उसके बाद वो निकाल लेता है, तो वो क्या होता है सैक्रिन से स्वीटनर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, वो क्या होता है मीठा हो जाता है। या जैसे रसगुल्ला ये सब कोई ज़्यादा मीठा होता है तो ये स्वीटनर एजेंट का उपयोग करता है। नेक्स्ट वन, 8 नंबर, विच ऑफ द फ्लॉइंग इज नॉट या प्रोटीन। कौन कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन के रूप में काम नहीं करता है, तो देखिए वूल हो गया, नेल हो गया, हेयर हो गया, और यहाँ डीएनए। देखिए डीएनए क्या है, जीन के रूप में काम करता है, जो एक से जनरेशन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है दूसरे जनरेशन की ओर पहुंचाता है। तो डीएनए क्या होता है आपका प्रोटीन के रूप में नहीं काम करता। तो ये तीनों तो काम कर रहा है, ये डीएनए क्या कर रहा है नहीं काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, डी सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विटामिन बी इज कॉल्ड। तो बी के जगह पे यहाँ बी ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे विटामिन ये कर देना, विटामिन ये इज कॉल्ड। तो ये को हम लोग क्या कहते हैं, तो अब भी हम लोग देखे थे विटामिन ये क्या है, रेटिनॉल होता है, क्योंकि विटामिन बी के अनुसार यहाँ ऑप्शन नहीं तैयार किया गया, विटामिन बी के अनुसार ऑप्शन तैयार किया गया। अगर विटामिन यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है ऐसे नियासिन, NIACIN, तो विटामिन बी ही सही हो जाता है, नियासिन। और या तो होता है बायोटीन, ये सब होता है विटामिन बी का कंपाउंड। या हो जाता है फॉलेट, FOLAT, ये सब विटामिन बी के कंपाउंड है। बट विटामिन बी के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ये दोनों जो है ये दोनों क्या होता है विटामिन डी के कंपाउंड है, विटामिन डी के। और ये क्या होता है विटामिन सी के। और ये क्या हो गया विटामिन बी के। और ये क्या ये क्या हो गया आपका विटामिन ये का। और ये क्या हो गया विटामिन बी का। देखिए आपका सारा चारों का ऑप्शन बता दिए, चारों आज रखिए, जहां पे जो मिलेगा उसको हम लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लॉइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है सिंपल सा, WBC। मतलब वाटर में कौन सा सॉल्युबल है, बी और सी। बी और सी कहाँ सॉल्युबल है, वाटर में। WBC, W मतलब वाटर, वाटर में कौन कौन सॉल्युबल है, बी और सी। तो देखिए बी सी में कोई है, हाँ बी तो है, तो ये क्या हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया। इसके अलावा जितने भी विटामिन मिलेंगे वो सारा क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। सिर्फ W के साथ BC सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ कौन सॉल्युबल होता है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द एमिनो एसिड्स आर द इंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। किसका ये इंड प्रोडक्ट होता है, तो प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग किसको याद रखते हैं, एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स का इंड प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या किया गया, मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसका नाम बताना है। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं सिंपल सा याद रखते हैं, ग्लूकोज हो गया, फिर फ्रूटोज हो गया, ग्लूकोज फ्रूटोज। तो क्या होता है मोनोसैकेराइड्स किसे कहते हैं, सिंपल सा कि वैसे कंपाउंड्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस अगर करवाना भी चाहे, मैक्सिमम तो ना के बराबर होता है, अगर हाइड्रोलिसिस करवाना भी चाहे तो वही एक ही यूनिट देना चाहिए, एक से अधिक यूनिट नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज फ्रूटोज का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाता है ग्लूकोज फ्रूटोज क्या है, मोनोसैकेराइड। इसका एक ही यूनिट है और वही यूनिट रहेगा, वो क्या हो गया आपका मोनोसैकेराइड्स हो गया। नेक्स्ट वन
13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, डाइसैकेराइड के बारे में पूछ रहा था। डाइसैकेराइड में क्या होगा कि वैसे कंपाउंड्स जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाना चाहिए, जैसे सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22 वो 11, H22 वो 11, ऐसा हो जाता है वो 11। तो इसको अगर तोड़ते तो क्या होता है, C6H12 वो 6 2 यूनिट में टूट जाता है, C6H12 वो 6 जो ग्लूकोज और फ्रूटोज के रूप में टूट जाता है। तो ये सुक्रोज क्या हो गया आपका, डाइसैकेराइड हो गया। सुक्रोज नहीं याद रख पाइएगा तो क्या रख, ये माल्टोज रख सकते हैं। ये दोनों क्या हो गया, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज फ्रूटोज याद रखिए, डाइसैकेराइड्स में किसको याद रखिए, सुक्रोज और माल्टोज को याद रखिए। ये सारे क्या हो जाते हैं, डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो 14 नंबर में क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, कम से कम 1-2 तो जरूर लिख देना है। तो आपको याद है कि WBC। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, B और C होते हैं। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन सा हो जाएगा, ये बच गया, ये हो गया, BC आ गया, BC वाटर में चल गया तो D आ गया, E आ गया, K आ गया। ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसको अगर याद रखते हैं वाटर सॉल्युबल तो ये सारा क्या हो जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर में क्या कहता है कि अगर ग्लूकोज को ट्रीटेड करते HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो क्या बनाएगा, तो नॉर्मल हेक्सेन बना देता है। क्या बना देगा, नॉर्मल हेक्सेन। इसको भी याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार से हम लोग का 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस को सही बनाया, तो उसको क्या करना है कि कमेंट जरूर करना है कि इतना क्वेश्चन हम लोग बनाए। नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा कि आपका पॉलीमर, और आपका नेक्स्ट वीडियो जो आ जाएगा पॉलीमर, और उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ। उसके बाद जो भी है फिजिकल के 1, 2 से लेकर 9 तक सारे वीडियो आ जाएंगे। रामनवमी तक आपके सारे वीडियो आ जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि आपको सारे वीडियोज को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक सहायता आप लोगों को हो सके। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में देखते हैं, हल्का सा डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। देखिए पहला वन, तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में दोनों में मतलब डिफरेंस बताना है। तो क्या कीजिएगा कि एक तरफ ग्लोबुलर लिख लीजिएगा और एक तरफ क्या कीजिएगा, ग्लोबुलर, LAL हो गया, यहां ग्लोबुलर R करना है। ठीक है, ग्लोबुलर GLOUBLAR। ठीक है, यहां पे ये R सिर्फ कर देना ना। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या क्या होता है। ग्लोबुलर में सिंपल से याद रख सकते हैं कि ये प्रोटीन जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो ये कैसा बनाता है, ग्लोबुलर वाला स्फेरिकल शेप बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो फाइब्रस होता है वो क्या करता है, थ्रेड लाइक साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लोबुलर जो होते हैं ये क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसका ग्लोबुलर का एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, इंसुलिन, एल्बुमिन, मायोसिन। और फाइब्रस का क्या एग्जांपल याद रखेंगे, फाइब्रस का मायोसिन, केराटिन और कोलाजन। ग्लोबुलर का इंसुलिन, एल्बुमिन और मायोग्लोबिन, और इसका क्या याद रखेंगे, मायोसिन, केराटिन और कोलाजन याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेना है, लिख लेना है, याद भी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड किसे कहते हैं। तो वैसे एमिनो एसिड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। वैसे इम्यूनो एसिड जिसको हम लोग बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। जिसको हम लोग अपने खुद के शरीर में नहीं बना सकते हैं उसको क्या करना होता है, ऊपर से लेना होता है। मेडिसिन के द्वारा लीजिए, कोई दूसरे पेय पदार्थों के द्वारा लीजिए, या भोजन के द्वारा लीजिए, तो उसको क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसेंशियल का जैसे लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, लीसिन हो गया, आइसोलिसिन। ये सब 1-2 कम से कम एग्जांपल को याद रखना है। फिर कहता है कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, वैसे एमिनो एसिड जिसको हमारे बॉडी के द्वारा खुद ब खुद तैयार कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसेंशियल ना कह के क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। जिसको खुद ब खुद बन जाएगा अपने बॉडी में उसको नॉन इसेंशियल कहेंगे, जिसको बाहर से लेना पड़ेगा बॉडी में नहीं बनेगा उसको क्या कहते हैं, इसेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो नॉन इसेंशियल का एग्जांपल देखते हैं। तो क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, टायरोसिन होता है, प्रोलिन होता है, साइटोसिन होता है। तो ये सब क्या हो गया आपका नॉन इसेंशियल
नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट वन क्या कहता है कि थर्ड वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वन में क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किससे कहते हैं? तो सिंपल सा याद रखना है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि वैसे प्रोसेस जिसमें क्या कि दैट चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि कोई भी चीज़ों का अगर हम लोग कह सकते हैं तो उसका क्या होगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, बट उसका केमिकल कंपोजिशन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अंडा को उबाल देते हैं तो क्या होता है कि वो उसका क्या था, लिक्विड स्टेट में था, वो कहाँ आ गया, सॉलिड स्टेट में। उसका जो भी वृद्धि करने का था, जैसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस टाइप में हो जाता है, जनन होता है, लेकिन उसका क्या हो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस खत्म हो गया, फिजिकल प्रोसेस भी लिक्विड से सॉलिड में आ गया, बट उसमें कहेंगे कि केमिकल प्रोसेस जो है, जो एल्बुमिन वहां पे प्रेजेंट था उसमें प्रोटीन के रूप में, वो अभी भी प्रेजेंट है। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल को चेंज कर दे बट केमिकल को चेंज ना करे, उसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में क्या कहते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज की जब हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बोक्साइल, मतलब सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि जैसे आपका ऐसे रहेगा सी, वो यहां पे वो आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा एन, मतलब कार्बोक्साइल और एमिनो का दोनों का एक दूसरे के साथ जो लिंकेज होता है, जब दो एमिनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है तो एक तरफ से किधर जुड़ता है, सी, वो ऐसे करके जुड़ेगा और एक तरफ एन आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच का जो लिंकेज होता है इसी को क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ये लिंकेज जो बनता है, तो डिहाइड्रेशन होने के कारण ये लिंकेज बनता है, वाटर के रिमूव होने के कारण ये लिंकेज बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि आपका डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए। अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं, तो डीएनए ले रहे हैं, पहले डीएनए लिखे, तो डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है कि यह जो होता है डबल चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीएनए डबल चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, आरएनए जो होता है सिंगल चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए की और भी बात करें दूसरा पॉइंट, तो यह क्या होता है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, या अपने आप से खुद ब खुद क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, जबकि आरएनए क्या होगा, खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं होता, या डीएनए के माध्यम से रेप्लिकेट होता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है कि इसमें डीएनए में क्या क्या कंटेंट होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन पाया जाता है। एज या पिरिमिडिन के रूप में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है बेसिस के रूप में, और गुआनिन और एडिनिन जो होता है प्यूरिन बेसिस के रूप में काम करता है। बट आरएनए में क्या क्या होता है, साइटोसिन और उरासिल पाया जाता है पिरिमिडिन के रूप में, और लेकिन गुआनिन और एडिनिन कैसा, पिरिडिन के बेसिस के रूप में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल को, 3 से 4 डिफरेंसेस को जरूर लिखिए। नेक्स्ट है हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है, क्लासिफाई हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैसे करते हैं, तो क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, जैसे क्या होता है कि साइज के अनुसार कार्बोहाइड्रेट को अगर करेंगे तो क्या होगा कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो ऐसे कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड जिसको क्या कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्या होगा कि आपका हो जाएगा क्या, मोनोसैकेराइड, जिसको जैसे मोनोसैकेराइड के बाद अगर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डाइसैकेराइड, जिसको हाइड्रोलाइज करेंगे 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और उधर के ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या होता है, क्लियर होता है। आपको क्या करना है कि जितने ही मार्क्स आपने प्राप्त किया है वो क्या करना है कि आपको कमेंट जरूर करना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स। अब से रेगुलर रहेगा आपका, डेली एक वीडियो शाम तक, सुबह से शाम तक आपका एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।